हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, मतलब कि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। तो बेसिकली अर्थशास्त्र क्या होता है? अभी तक आपके स्कूल में काफ़ी सारी क्लासेस लग चुकी हैं इसकी, और आपने ऑलमोस्ट इसका मीनिंग पता भी होगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या रहता है इकोनॉमिक्स का, या मैं कहूँ तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं एक्चुअली। तो देखिए, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसके अंदर हम ह्यूमन से रिलेटेड उन सभी एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, मतलब सेटिस्फाई करने के लिए सीमित साधनों, मतलब जो लिमिटेड होते हैं, अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य जितनी भी अपनी एक्टिविटी करता है डे टू डे लाइफ की, वो सभी एक पर्पस के लिए करता है। उसका मेन पर्पस रहता है कि धन को कमाना, मनी को अर्न करना। तो जब इसी प्रोसेस को वो करते हुए अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज करता है, उन्हीं सभी एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपके संसाधन होते हैं, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, वो रहते हैं लिमिटेड। सीमित संसाधन रहते हैं लिमिटेड, और जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी नीड्स होती हैं, वो रहती है अनलिमिटेड। तो इन्हीं के बीच में हमें सामंजस्य बिठाना होता है, इन्हीं के बीच में ही हमें करना होता है एडजस्टमेंट। इसी को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो एक बार इसकी डेफिनेशन एक और देख लेते हैं। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा, समाज मतलब कि ह्यूमन जो रहेगा, मनुष्य रहेगा, क्योंकि मनुष्य से ही तो समाज बनता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के दुर्लभ और वैकल्पिक उपयोगों वाले संसाधनों के प्रयोग से है। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है जो कि रिलेट करता है कि एम्प्लॉय जो रहते हैं, मतलब जो जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो सभी स्केर्स रिसोर्सेस जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उनको अल्टरनेटिव यूजेस के द्वारा वो किस तरह से अपनी उन बातों को पूरा करते हैं। अर्थशास्त्र को और हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब ये आपको काफी बड़े बड़े वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, ये सब क्या होता है। तो इनको मैं वन बाय वन बताती हूँ आपको। उत्पादन मतलब कि होता है प्रोडक्शन करना। ठीक है, आपका एक चैप्टर का नाम भी है प्रोडक्शन करना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने प्रोडक्शन कर लिया है उसको किस तरह से आपने वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब जो उसके एंड यूजर रहेंगे, जो उसको उपयोग करेंगे, जो भी आपने कुछ भी बनाया, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, उत्पादन किया है, उसको कौन यूज करने वाला है, उसका कौन एंड यूजर है। ठीक है, उसके बाद में विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज कैसे करते हैं? जब भी हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसके बदले में हम प्रोड्यूसर को कुछ मनी देते हैं, तो वही होता है विनिमय करना, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज, हम उनसे प्रोडक्शन जो उसने किया है वो प्रोडक्ट उनसे लेते हैं, बदले में उसको हम कुछ पेमेंट करते हैं। उसके बाद है पेमेंट करना, उपभोग का अध्ययन करना, कि हम जो उपभोग कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। तो बेसिकली अर्थशास्त्र के अंदर हम ये सब पढ़ते हैं कि वस्तु और सेवा का उत्पादन किस तरह से होता है, फिर उनका वितरण कैसे होता है, विनिमय के साधन किस मेथड से विनिमय किया जाता है, और उपभोग कैसे किया जाता है। तो अर्थशास्त्र बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है। कैसे? एक तो अर्थ जमा में शास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है, क्या होता है अर्थ का मतलब? धन। हिंदी में इसका मतलब होता है धन। इसका मतलब धन का अध्ययन करना, कि धन हम कहाँ से कमाते हैं और कहाँ पे हम उसको खर्च करते हैं और कहाँ से हम उसको पाते हैं। तो ये इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको अभी समझा दी है, और हम इसके फर्दर मूव ऑन करते हैं कि अर्थशास्त्र बेसिकली क्या होता है, मतलब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारा अर्थशास्त्र होता है बेसिकली दो भागों में उसको हम बांटते हैं। एक तो रहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा रहता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है
वो क्या होता है, माइक्रो मतलब ही होता है छोटा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो रहता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने सुना होगा 10th क्लास में। और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे हम इसको 1 बाय 1 आपको बताते हैं अभी, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है माइक्रो, मतलब छोटा पार्ट। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह से बाजार की मांग के लिए मांग, ठीक है। अतः अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाएं तथा किसी एक विशिष्ट वस्तु के लिए अध्ययन हम करते हैं। तो बेसिकली व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक पर्सन से रिलेट करते हुए चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम आगे और पढ़ेंगे अभी। जब हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, इसका मतलब होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, लार्ज। तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, इसमें रोजगार की बात करते हैं, ये सब इसके मेन पार्ट रहते हैं। अब इन सभी को समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इनको हम इसका डिफरेंस ही इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंस पढ़ते हैं। इसके डिफरेंस से ही आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अध्ययन का क्षेत्र मतलब कि हम इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है, एक व्यक्ति से रिलेट करते हुए आर्थिक संबंधों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता की बात हम करते हैं, इसमें एक फर्म की बात करते हैं और एक परिवार की बात हम करते हैं कि एक उपभोक्ता किस तरह से व्यवहार करता है, एक फर्म किस तरह से व्यवहार करती है और एक परिवार किस तरह से व्यवहार करता है, वो अपनी डिमांड को, अपनी मांग को किस तरह से करता है, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम पूरे ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं, संपूर्ण देश को लेकर चलते हैं या संपूर्ण सिटी को लेकर चलते हैं। इस तरह से हम समष्टि में करते हैं, कंप्लीट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिकता की मात्रा के, मतलब समूह कितना इसके अंदर होता है। यहाँ पे हमने बोला कि सामूहिकता की मात्रा, सामूहिकता की मात्रा से मतलब ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन और कीमत के निर्धारण से संबंधित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और सामान्य कीमत के निर्धारण से होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ ये बात। यहाँ पे एक मतलब जब भी आप डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आप करेंगे एक व्यक्ति की बात, और जब समष्टि की बात करेंगे तो आप संपूर्ण की बात करेंगे। अंडरस्टैंड। फिर है उसके बाद में अजम्पशंस। अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं, मतलब जब भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर कुछ चर लेते हैं। चर मतलब कि जिनके बेसिस पर आप अपनी मतलब स्टार्ट करते हैं, अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, जितने भी सोचते हैं कि ये चीज़ किस तरह से होनी चाहिए, निर्धारण करते हैं, बेसिकली कीमत का निर्धारण करते हैं, तो वो यहाँ ये मान के चलते हैं कि कुछ लेकर चलते हैं, मतलब यहाँ पर के जो एक फर्म होगा, एक उत्पादन होगा, इन्हीं सबको बेस लेकर के चलते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यष्टि चर को स्थिर रहते हैं, मतलब यहाँ पे ये है जब भी विभिन्न मान्यता लेकर चलते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसके साथ में ही चेंजेस होंगे, हमारी सरकार कुछ चेंज नहीं करेगी। मतलब जो समष्टि चर होते हैं बेसिकली वो सब कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कीमत में चेंजेस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। मतलब जितना बाहर उत्पादन हो रहा था वो उत्पादन होता ही रहेगा, हम सिर्फ अपने आप में ही चेंज करेंगे। अंडरस्टैंड। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, मतलब व्यष्टि चर जो रहेंगे वो रहेंगे स्थिर। अंडरस्टैंड। जब कुल उत्पादन तथा आय के स्तर के निर्धारण करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का वितरण स्थिर है। अंडरस्टैंड। आगे है जो इसकी केंद्रीय समस्या होती है, जो इशू रहते हैं, सेंट्रल इशू, जिसके बेसिस के लिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। तो इसके जो केंद्र रहता है वो रहता है, समस्या रहती है इसकी कीमत का निर्धारण, कि बेसिकली कीमत का निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन किस तरह से करना है और रोजगार किस तरह से लोगों को देना है, उसका निर्धारण हमसे करा जाता है।
इसका पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स का मतलब कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें सच नहीं बैठती, सही नहीं बैठती है। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो इसके फलस्वरूप उसके भविष्य में समृद्धि में वृद्धि होगी, परंतु यदि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्ति बचत करते हैं तो अर्थव्यवस्था की समृद्धि में वृद्धि नहीं होगी। सही बात है। अगर सभी बचत करने लग जाएंगे तो खर्च कौन करेगा? और जब खर्च ही नहीं करेगा तो जो हमारा एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो चलेगा ही कैसे? समझ में आई बात? और यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि स्तर पर जो तथ्य तर्कपूर्ण रहते हैं, ठीक रहते हैं, वे समष्टि स्तर पर ठीक नहीं होते। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि सभी व्यक्ति बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था धनी होने के स्थान पर निर्धन हो जाएगी। इसके विपरीत यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो वह भविष्य में धनी हो जाएगा। तो ये इसका मेन पॉइंट था। ठीक है। फिर सरकारी हस्तक्षेप। वित्तीय अर्थशास्त्र में सरकार करेगी भी क्या? क्या एक पर्सन, सिंगल पर्सन को जाकर के वो कुछ चेंजेस करवा पाती है? उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है, उसको इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र तो होती ही सरकार की वजह से है ना? तो ये इसका बेसिक पॉइंट था। चलिए, तो ये इसका डिफरेंस था। आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और अपने बुक से इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको। और इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। ठीक है, इसको पढ़िए और अपना चैप्टर फर्स्ट तैयार कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम जल्दी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, सबको अपनी पढ़ाई में रिवीजन करना है। ओके, चलिए मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।